हमें बचपन से ये सिखाया गया कि यार पढ़ो लिखो, डिग्री करो, बाहर जाके जॉब लो और उसके बाद सेविंग करो और फिर कभी जब मौका मिले तो अपना एक घर ख़रीद लो। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है घर ख़रीदने की वो ये है कि एक आम बंदा, एक यंग बंदा घर अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आप न्यूज़ हेडलाइन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई हाउसिंग तो अफोर्डेबल हो रही है, और आप देखते हैं इधर उधर कि भाई अफोर्डेबल हो रही है किसके लिए। आइए इस पर हम ज़रा बात करते हैं आज। आरबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है कनाडा में वो अपने पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि घर सस्ते नहीं हुए, हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं हुई है, बल्कि मॉर्गेज रेट जो है वो टॉप से निकल के थोड़ा सा नीचे हो गया। यानी कि हम चले गए थे 6.2, 6.5%, 7% पे जाके बात बैठ रही थी, अब वो थोड़ा सा कम होकर नीचे आ गया है। तो उसकी वजह से जो मॉर्गेज कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो गई है। इसका मतलब यही नहीं है कि हाउसिंग अफोर्डेबल हो गई है। लेकिन जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो एवरेज कनेडियन है उसको अभी भी 60% से ज़्यादा अपनी इनकम घर पे खर्च करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इट्स मंथली कॉस्ट। और यूएस में भी कोई नंबर इतने अच्छे नहीं है। विजुअल कैपिटलिस्ट का एक चार्ट है, उसके मुताबिक यूएस में जो होम प्राइसेस 1985 से जो होम प्राइसेस यूएस में बढ़ी हैं वो बेसिकली जो हाउस होल्ड सैलरी है उससे 7.5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि अगर आप कंपेयर करते हैं हाउस होल्ड सैलरी से तो होम प्राइसेस आर वे एक्सेलरेटिंग दैन द वेजेस। तो आप तो पीछे रह रहे हैं ना, इस वजह से नहीं कि आप लेजी हैं, बल्कि जो सिस्टम बिल्ट हो गया है वो हमारे फेवर में नहीं है, वो रिग्ड है। और किसी ने आपको बताया नहीं, किसी ने आपको सिखाया नहीं स्कूल में, कॉलेज में कि भाई इस सिस्टम को समझो पहले, वरना तो तुम पीछे रह जाओगे। और ये चीज़ हमें स्कूल में नहीं पढ़ जाती कि भाई बैंक्स जो है ना वो सिर्फ मनी लेंडर नहीं है, वो क्रिएट करते हैं मनी आउट ऑफ थिन एयर। यानी कि जब भी आप कहीं मॉर्गेज लेने जाते हैं या लोन लेते हैं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो जो पैसा आप खर्चते हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो बस आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट किया गया है लिटरली बाय टाइपिंग नंबर्स ऑन द स्क्रीन। दैट्स हाउ बैंक्स क्रिएट मनी। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, और ये नंबर 1 फ्यूल है बिहाइंड सोरिंग होम प्राइसेस और प्रेटी मच ऑल दी एसेट प्राइसेस, चाहे स्टॉक्स हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो। क्योंकि जब बैंक्स बिलियंस की तादाद में नया क्रेडिट इशू करते हैं, नई मनी क्रिएट करते हैं, तो वो कहाँ जाती है? वो रियल स्टेट में जाती है, वो फ्लड करती है मार्केट को विद न्यू परचेजिंग पावर। और क्योंकि घर जो हैं वो फिजिकली लिमिटेड होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? प्राइसेस एक्सप्लोड होती हैं, स्पेकुलेटर आ जाते हैं, और फिर जो घर हैं, होम्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट के बजाय, वो शेल्टर के बजाय इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। और ये कोई मैं आपसे थ्योरी शेयर नहीं कर रहा, ये साल साल होता रहा है पूरी दुनिया में। जापान के अंदर 1980s में एग्जैक्टली यही हुआ था, यही साइकिल रिपीट हुई थी और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग बबल क्रिएट हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक जो टोक्यो की रियल एस्टेट थी वो इतनी इन्फ्लेटेड थी कि जो इम्पीरियल पैलेस की जो लैंड है वहाँ पे वो एक ज़माने में पूरे कैलिफोर्निया से भी महंगी हो गई थी। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, इससे आपको बहुत गुस्सा आएगा। वो ये कि जो रेगुलेटर्स हैं, यानी कि बैंक ऑफ कनाडा, फेडरल रिजर्व, इनका काम है ना कि चीज़ों को रेगुलेट करें और इस तरह की प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करें, लेकिन वो उन्होंने इसके उलट किया। उन्होंने इसको इंसेंटिफाई किया। वो कैसे? उन्होंने बैंक्स को इनकरेज किया कि बजाय इसके तुम बिजनेसेस को इनोवेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंडिंग करो, तुम बेसिकली कंजम्पशन के लिए लैंडिंग करो। यानी कि जो भी नया क्रेडिट इशू हो रहा था पिछले कई सालों के अंदर, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा था? घरों में जा रहा था, रियल एस्टेट में जा रहा था, जो कि एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्लास है। तो यही वजह है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि जो सिस्टम बिल्ट हो गया ना वो रिवॉर्ड करता है एसेट होल्डर्स को। जो सैलरी अर्नर्स हैं, वेज अर्नर्स हैं, वो बेचारे पिसते हैं, पनिश होते हैं, और उससे जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो इवेंचुअली जाके फटता है। और जब फटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। लेकिन आपको न्यूज़ हेडलाइन बता रही है कि भाई अफोर्डेबिलिटी वापस आ चुकी है, लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि आप 7.5 लाख का घर नहीं अफोर्ड कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि मॉर्गेज रेट 6.2 से गिर के 5.9 पे आ गए। दैट्स अ जोक, राइट? तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मंथली पेमेंट अफोर्ड कर सकें। इसका मतलब है कि आपके पास स्टेबिलिटी हो, आपके पास ओनरशिप हो, आपके पास पीस ऑफ माइंड हो। लेकिन अगर 60% आपकी जो इनकम है वो सिर्फ घर की मॉर्गेज कॉस्ट में जा रही है तो फिर आप फ्यूचर कैसे बिल्ड करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स रेवेन्यू नहीं होता कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके, तो फिर वो क्वाइटली मनी प्रिंट करते हैं। ठीक है,
उसको कहते हैं करेंसी डिबेसमेंट। और ये एक हिडन टैक्स है जो हम लोगों के ऊपर लगता है क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कॉन्स्टेंटली जो है वो चोरी हो रही है इसके ज़रिए। तो जब नया पैसा छपता है इस तरह से, तो जो आपके पास डॉलर है उसकी जो वर्थ है वो कम हो जाती है। तो आज अगर आप 2 ब्रेड बाय कर सकते हैं फॉर एग्जांपल $1 की, तो कल आप शायद 1 ब्रेड बाय करें। तो इस पूरे सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं वो कौन उठाता है? एसेट होल्डर्स, जिनके पास ऑलरेडी एसेट है, लाइक रियल एस्टेट है, स्टॉक्स हैं, उनके पास लैंड है, बिटकॉइन है, क्योंकि वो एसेट्स अपनी वैल्यू में बढ़ जाएंगे क्योंकि जो करेंसी है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है, वो अपनी वक्त खोता चला जा रहा है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि भाई जो मेरी कम्युनिटी में उनको इनकरेज करता हूँ कि सबसे पहले आप गेम को समझें। व्हाट इज़ द गेम, अंडरस्टैंड हाउ मनी एंड क्रेडिट वर्क। इसके अलावा आप इन्वेस्ट करें उन एसेट्स में जो कि हेज करते हैं इन्फ्लेशन को। फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो रियल एस्टेट, लेकिन अच्छी जगहों पे जहाँ पे आपको वो टेनेंट के इश्यूज़ ना हो, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर और जितने भी हार्ड एसेट्स हैं जो कि इन्फ्लेट नहीं हो सकते, जो कि प्रिंट नहीं हो सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने 2 काम करने हैं। एक तो मेरा जो न्यूज़लेटर है उसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स को बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करता हूँ और वीकली पब्लिश करता हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो एक व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस कम्युनिटी में हम लाइक माइंडेड लोगों को जमा करते हैं और हम इस तरह के इश्यूज़ पे बात करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़, सो दैट वी कैन लर्न टुगेदर एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ अगेंस्ट दिस रिस्क सिस्टम। क्योंकि सिस्टम जो है ना वो आपके फेवर में नहीं है। तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, और फिर जब आप समझ जाएंगे थोड़ी बहुत, फिर आप अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज ही अपना प्रोटेक्शन स्टार्ट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.